अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं इसकी वजह क्या है। तो सबसे कबल हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल को। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में रहते हैं ना ही वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, जब उनको अपने मुतालिका एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल की तरफ जाना होता है, यानी लो एनर्जी वाले शेल से हायर की तरफ जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आते वक्त वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। अब वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है या अब्जॉर्ब होती है ना, उससे स्पेक्ट्रम बनता है, यानी हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करने लगे हैं ना, वो स्पेक्ट्रम की ही स्टडी तो है। तो खैर उसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी यहाँ पर आपको बताना था कि इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाना, इसे कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में चले आना एनर्जी रिलीज़ करके, इसे कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हम एक एटम की बात तो नहीं कर रहे ना, जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया, हम तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो जान लीजिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात भी होगी, वहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात भी होगी, इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशनल मोशन भी मौजूद होती है, यानी वो एटम्स एक दूसरे के अपनी पोजीशन के सेंट्रल पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं, तो उनमें वाइब्रेशनल मोशन भी होती हैं, उनमें रोटेशनल मोशन भी होती हैं, और उसके अलावा उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी इन्वॉल्व होती है। अभी हमने एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की जो बात की है ना, उससे मुराद है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रॉन, या अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी में ऑर्बिट में जंप कर जाना, ट्रांजिशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात भी होगी, यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी की बात भी होगी, यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात भी होगी। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की ही बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के हवाले से बात कर, देखें यहाँ पर फ़र्ज़ किया एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, यानी इसने ना ही एनर्जी रिलीज़ की है ना ही अब्जॉर्ब की अभी। तो अगर इसको एनर्जी मिल जाती है तो ज़ाहिर बात है अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट में या लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में तो रहना पसंद नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करने वाले हैं, तो जानना ये है कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। जितना इसका एनर्जी गैप होगा उतनी ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। तो डेल ई इज इक्वल टू एच वी, यानी हम तो वैसे लिखा करते थे ना प्लांक्स इक्वेशन के मुताबिक ई इज इक्वल टू एच वी। लेकिन अब डेल ई यानी जो इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है इस लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई एनर्जी में जाने के लिए, तो उसके लिए जो एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल ई टू माइनस ई वन, वो किसके इक्वल होगा, एच न्यू। यानी जितना इनका एनर्जी का गैप होगा ना उतनी ही एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनर्जी सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी फ़र्ज़ किया अगर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस आ रही हैं उनमें से, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और अब्जॉर्ब करेंगे तो जिसकी वजह से उसकी शिद्दत में, उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन डिक्रीज़। ऐसा नहीं कि रेडिएशन मुकम्मल तौर पे हो सकता है अब्जॉर्ब हो भी जाए, लेकिन मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही होती हैं उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और उसके अलावा बाकी जो रेडिएशन है वो एज इट इज़ जो है वहाँ पर पहुँचेंगी, यानी जो स्पेक्ट्रम जहाँ पे बनना है, जहाँ पर डिटेक्टर ने उसको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ना एक स्पेक्ट्रम आपके सामने रखा हुआ है। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ये मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखें, अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। देखें, फ़र्ज़ किया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया। अब एक मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशन को तो अब्जॉर्ब कर लिया, या एक से ज़ायद रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया, तो वो रेडिएशन तो यहाँ पर नहीं पहुँची ना। देखें, ये जो ब्लैक आपको कलर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस हैं।
ये वाली, यानी इस वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ पर बैक साइड पे डिटेक्टर को मुयस्सर नहीं आई हैं, वहाँ तक नहीं पहुँची हैं, जबकि बाकी तमाम वेवलेंथ की रेडिएशंस जो है वहाँ पर पहुँच गई हैं। तो देखिए अब हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कहते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट रहता है और उसके अलावा जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं। अब सोचने की बात है वो डार्क कलर की होती क्यों है। उसकी वजह ये है कि एक मखसूस वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो तो अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। जब अब्जॉर्ब कर ली जाएंगी तो जारी बात है वहाँ पर कुछ भी नहीं पहुँचेगा। जैसे हमारा साया बनता है, तो हमारा जब साया बनता है वो क्यों बनता है, देखिए लाइट हमारे साथ टकरा के वो मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन कुछ और वहाँ पर बैक साइड पे जहाँ पे हमारा इमेज बन रहा होता है वहाँ पर वो जो लाइट है जो पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच पा रही, इस वजह से वहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, जबकि बाकी सारा बैकग्राउंड आपको ब्राइट नज़र आ रहा होगा, यानी कि वहाँ पर रोशनी पहुँच रही होगी। तो इसी तरह से ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान जो मखसूस रेडिएशंस जो हैं वो अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो डार्क कलर की नज़र आती हैं। तो ये ना स्पेक्ट्रम कहा था हमने, बैंड ऑफ कलर, तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहा करते थे। तो खैर अब हम ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ कलर्स की बात ही नहीं होगी, वैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो कलर्स तो रहेंगे ना, डार्क या वाइट जैसा भी होगा। तो बहरहाल यहाँ पर हमें ये स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है जी, और ये है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब कर ली हैं और बाकी तमाम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस पहुँची हैं, बाकी तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन पहुँची है। इस वजह से ये ज़ाहिर बात है हमारे पास ब्राइट कलर नज़र आ रहा है, और जहाँ पर डार्क कलर नज़र आ रहा है वहाँ पर वो मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशंस अब्जॉर्ब कर ली गई हैं। अब देखिए बिल्कुल इसके नीचे जब हमने ये इलेक्ट्रॉन जब पहले एक्साइट हुआ था ना, ज़ाहिर बात है एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन और लो एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है, यानी अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट से जहाँ से चला गया था ना वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में वापस आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर उसको उसी वेवलेंथ की रेडिएशन रिलीज़ करनी चाहिए जो कि पहले उसने अब्जॉर्ब कर ली थी। तो देखें अब तमाम का तमाम बैकग्राउंड डार्क है, सिर्फ वहीं से जो वेवलेंथ की रेडिएशन पहले उन्होंने अब्जॉर्ब की थी ना वही वापस इमिट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर वो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं, ठीक है जी, देखें यहाँ पे। तो ये वेवलेंथ की रेडिएशन जो अभी हमें कलर्ड नज़र आ रही हैं पहले ये अब्जॉर्ब कर ली गई थी इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब सिर्फ वही रेडिएशन अब्जॉर्ब इमिट की गई है, बाकी सारी की सारी जो है मतलब वो तो मौजूद नहीं है ना, सिर्फ ये इमिशन स्पेक्ट्रम है कि एटम ने या मॉलिक्यूल ने जो रेडिएशन इमिट की हैं सिर्फ वही हम तक पहुंची हैं। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा बन गया हमारे पास, जिसमें देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इसके सामने है, यानी उसी वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट किया जाता है जो पहले अब्जॉर्ब की गई थी। तो फ़र्क सिर्फ इतना है इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के दौरान मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी बग़ैर किसी अब्जॉर्प्शन के, बग़ैर किसी चेंज के जो है वो हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही होती है, जबकि स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आती हैं और बैकग्राउंड हमारा ब्राइट होता है। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम में मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशन जो पहले अब्जॉर्ब कर ली गई थी वही सिर्फ इमिट की जाती है, बाकी बैकग्राउंड डार्क रहता है। तो ये खैर फ़र्क आपको मालूम हो गया। खैर हम हाइड्रोजन अब हम स्पेक्ट्रम की या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज अगर डिस्कस करनी है हमने डिटेल में तो उनके बारे में जो डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो देख लेते हैं। वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब बाई अ सब्सटेंस एट वेरियस वेवलेंथ। देखिए ना सिर्फ अभी हमने जो स्पेक्ट्रम आपको शो करवाया उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं हुई बल्कि एक से ज़ायद थी और वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस थी। तो वो जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई हैं या इमिट हो रही हैं उनकी जो मेजरमेंट है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी। और अब जो ग्राफ नज़र आता है ना जी जिसमें अब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस के बारे में बताया गया होता है उसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी जो हमने ये बैंड ऑफ कलर देखा है, ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशन जो अब्जॉर्ब हो रही हैं उसका जो एक ग्राफिकल व्यू हमें नज़र आता है ना, तो ग्राफ ऑफ अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस इसे हम क्या कहेंगे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपको इस तरह के कलर्ड स्पेक्ट्रा तो खैर नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट मतलब ये देखें ना, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है कुछ, तो ये हमारे पास मैथ स्पेक्ट्रम है, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम यानी ग्राफिकल व्यू नज़र आएगा। अच्छा आपको ये बाज़ाहिर देखकर ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन अभी आपने जब हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ तमाम पढ़ लेंगे ना तो ये तमाम के तमाम ग्राफ आपको समझ आने लगेंगे। तो देखें ये वाला लेक्चर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स वगैरह को देखने के लिए, समझने के लिए,
यानी फ़िलहाल हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वो ज़ाहिर बात है ग्राफ हर एक का अलग होता है, अलग तरीके की बात होती है, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ के हवाले से, समझने के हवाले से चीज़ों को आज बहुत सारी मालूमात दी जाएंगी। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तवज्जो से सुनना है और हर बात को पिक करना है। क्वेश्चंस वगैरह आपकी तरफ से बहुत अरसे से नहीं आ रहे हैं, तो वो भी शामिल रहें क्वेश्चन आपकी तरफ से। तो ये देखें, यहाँ पर मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब कर ली गई है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास पीक्स नज़र आ रही हैं। अब ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। तो ये ग्राफिकल व्यू जो अब्जॉर्बेंस या फिर ट्रांसमिटेंस को जाहिर कर रहा होता है, यानी उसने ट्रांसमिट क्या किया और उसने अब्जॉर्ब क्या किया, उसके बारे में जो हमें ग्राफिकल व्यू के ज़रिए से जो मतलब मेजरमेंट्स मतलब करने का जो तरीका पता लगता है, या जो एक ग्राफ जो हमें अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बारे में बता रहा होता है, वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। अगर वो इमिशन के ज़रिए से बना तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, और वो अब्जॉर्बेंस या अब्जॉर्बेंस के बेस पे बना है तो हम उसे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब हमें जो ये पीक्स नज़र आ रही है ना, इन्हें पीक्स भी कहा जाता है और अब्जॉर्प्शन बैंड भी। अगर यानी अब्जॉर्प्शन की वजह से स्पेक्ट्रम बना है तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे इसको, मुकम्मल ग्राफ को। और ये जो पीक्स नज़र आ रही है ना, हम इनको कहते हैं अब्जॉर्प्शन बैंड्स या फिर पीक्स कहेंगे, अब्जॉर्प्शन पीक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों नाम दिए जा सकते हैं, अब्जॉर्प्शन पीक्स या फिर अब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। और इमिशन की वजह से भी, मतलब इमिशन की वजह से तो आपको पता है फिर वो डार्क और ब्लैक, मतलब ये तमाम डार्क बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड का सारा फ़र्क होता है। बाकी और चीज़ें वही होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस वैसे ही होती हैं, यानी इन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस कहेंगे। ये जो पीक्स या फिर उनको अब्जॉर्प्शन की बुनियाद पर हम इनको अब्जॉर्प्शन पीक्स कहेंगे, या फिर हम इनको सिर्फ पीक्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो हमें ये पीक्स नज़र आती हैं, मतलब फ़र्ज़ किया हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, आपने देखा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अभी उसमें सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो नहीं नज़र आ रही, बल्कि बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आ रही हैं। हम आपको दोबारा दिखाई देते हैं। तो मतलब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन में, फिर ये एक से ज़ायद स्पेक्ट्रल लाइन्स क्यों कर बन सकती हैं? तो जान लीजिए कि रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और उसके अलावा जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो सब की सब इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उन सब की वजह से ये हमें बैंड नज़र आते हैं, ये अब्जॉर्प्शन बैंड नज़र आ रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर। तो इसकी वजह तमाम की तमाम ट्रांजिशन जितनी भी होती हैं, यानी वो वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ सकती है, यानी वाइब्रेशन के लिए वो एनर्जी को गेन कर लें, मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लें, या फिर रोटेशन के लिए एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लें। तो इसी वजह से वो सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन नज़र नहीं आती, बल्कि बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आती हैं, ठीक है जी। और एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे करने लगे हैं वो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल बैंड ब्रॉडर देन IR अब्जॉर्प्शन बैंड। अब ये देखिए हमारे पास बेंजीन का एक स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा है, ये है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशंस को पास करके जो हमने स्पेक्ट्रम हासिल किया वो कुछ इस तरह का। ब्रॉडर क्यों है, अब ये सोचना ये है। देखिए इस केस में जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेडिएशन का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो तमाम की तमाम जो मतलब ट्रांजिशंस हैं, उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, यानी वाइब्रेशनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, और उसके अलावा रोटेशन जो है, वो तमाम की तमाम जो है वो एनर्जीज या तमाम की तमाम जो चेंजेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब हम अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान मतलब वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इन तमाम में एक्साइटेशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड नज़र आता है। तो पूछ लिया जाता है वाई द UV और विजिबल स्पेक्ट्रम इज़ ब्रॉडर दैन IR स्पेक्ट्रम। तो आप वजह बताते हैं कि उसमें बहुत सारी, देखें ना, अब बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं तो जारी बात है वो कोई बात भी समझ नहीं आ रही होती और एक शोर बन जाता है, इसी तरह होता है ना जी। तो ये एक शोर की सी कैफियत है, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ बयान की गई होती हैं। लेकिन जब हम IR स्पेक्ट्रम की बात कर रहे होते हैं तो IR स्पेक्ट्रम में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस या एक्साइटेशंस इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से जो स्पेक्ट्रम होता है, देखिए हम स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, ये हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। अब देखें इसमें वो ब्रॉडर नहीं है, यानी बहुत बड़ी इस तरह से पीक नहीं है, इसमें मतलब शार्प पीक्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है जी। तो ये शार्प पीक नज़र आने की वजह भी आपको पता चल गई कि यहाँ पर सिर्फ दो तरह की जो एक्साइटेशंस इन्वॉल्व हैं, वाइब्रेशनल और इसके अलावा रोटेशनल ट्रांजिशन। जबकि इससे कबल जो हमने बात की उसमें कितनी तरह की ट्रांजिशन इन्वॉल्व थी, उसमें ट्रांजिशन इन्वॉल्व थी तमाम की तमाम, वाइब्रेशनल भी, रोटेशनल भी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तमाम की तमाम। इस वजह से
वो जो बैंड बनता था या जो एक स्पेक्ट्रा बनता था वो बहुत ब्रॉडर था, मतलब फैला हुआ। लेकिन ये जो है वो फाइन स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, देखें ना, इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है इजीली, ठीक है जी। तो ये वजूहात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा हम एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी के हवाले से देख लीजिएगा, हम जो एनर्जी मालूम करते हैं यानी जो स्पेक्ट्रम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल हम उसको मालूम करते हैं। अगर पर मोल मालूम करना चाह रहे हैं तो वन, देखें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक मोल, या मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं एक 1 मोल के अंदर, तो 1 मोल मल्टीप्लाई बाई 6.02 क्रॉस 10⁻23, ये पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। इसके अलावा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होती है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 क्रॉस 10⁻4 जाउल पर मोल हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल रीजन्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।